हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस पे ये बेस्ड है। इसमें जितने भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैप्टर फर्स्ट पर। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इस पे भी मोस्ट प्रोबेबली दो वीडियोस 2 पार्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वाज क्लोजली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो ग्रोथ नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, मॉडर्न नेशनलिज्म की, उसको आपको बताना है कि उसको लिंक किसके साथ किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, बी द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, 3 द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, डी द राइज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। पूरा इस नेशनलिज्म, मॉडर्न नेशनलिज्म को अगर कोई चीज़ सब लोगों को यूनाइट करती है वो है आपका एंटी कॉलोनियल, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन आज़ादी के लिए। नेक्स्ट, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आपको बताना है महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में थे पहले, फिर वो इंडिया आकर यहाँ पर उसने बहुत सी मूवमेंट्स लॉन्च की, चंपारण, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। आपको बताना है गांधी जी जब अफ्रीका में थे वहाँ से वो कब हिंदुस्तान लौट के आए। जनवरी 1913, जनवरी 1914, जनवरी 1915, जनवरी 1916। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of the method of mass agitation that गांधी जी introduced in India? उस मेथड को, मास एजिटेशन मेथड को, उसका नाम क्या था जो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिससे उसने पॉपुलर सपोर्ट गेन किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया हर किसी मूवमेंट के लिए, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो। ए स्वदेशी, क्या वो सत्याग्रह था? बी, डी सी कॉपरेशन, या डी आपका सिविल ओबीडेंस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सत्याग्रह। ये सत्याग्रह इसने साउथ अफ्रीका में भी पहले ही स्टार्ट किया था, यानी कि लॉन्च किया था इस मेथडोलॉजी, इस मेथड को यूज़ किया था। फिर जाकर वो हिंदुस्तान में यानी कि हमारे इंडिया में भी उसने ये यूज़ किया। नेक्स्ट, Which of the following correctly matches महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट विद रेस्पेक्टिव काजेज एंड प्लेसेस। आपको बताना है दिए गए से ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इन नटशल ऐसे है कि सही कौन सा ऑप्शन है। ये मूवमेंट्स है गांधी जी की और साथ में इसका रीजन भी दिया है, इस मूवमेंट में ऐसा हुआ था। तो आपको देखना है कौन सा करेक्ट है। चंपारण 1917 सपोर्ट फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, या खेड़ा 1917 पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग डिमांडेड रेवेन्यू रिलैक्सेशन। कि खेड़ा में प्रॉब्लम्स हुए थे, क्रॉप फेलियर्स हुए थे, उसकी वजह से रेवेन्यू रिलैक्सेशन, रेवेन्यू में थोड़ा कम, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते थे लोग। या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बिल्कुल ये तो है था ही नहीं, जब मिल स्ट्राइक थी तो प्लांटेशन का क्या करना। खेड़ा 1918 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खेड़ा पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड मूवमेंट एंड प्लेग डिमांडिंग रेवेन्यू रिलैक्सेशन। नेक्स्ट, in 1919 Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against which प्रपोज लॉ, व्हाट वाज इट्स की फीचर। आपको बताना है 1919 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया मैं एक लॉन्च, वर्ल्ड वाइड सत्याग्रह लॉन्च करूंगा। किसके खिलाफ करूंगा, वो क्या था, ठीक है, और उस चीज़ का फिर उसका फीचर भी क्या था। ठीक है, सत्याग्रह उसने डिसाइड किया लॉन्च करूंगा अगेंस्ट विच प्रपोज लॉ। एक लॉ पास किया था ब्रिटिश ने, उस लॉ के खिलाफ। वो लॉ बताना है आपको और उसका, उसके जो की फीचर थे वो बताने हैं आपको। रोलट एक्ट, ए रोलट एक्ट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। ये रोलट एक्ट के खिलाफ था क्योंकि इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इम्प्रिजन किया जाता था और विदाउट ट्रायल 2 साल इनको जेल में रखा जाता था। यहाँ बी ऑप्शन, साल्ट एक्ट इम्पोज हाई टैक्स ऑन साल्ट। साल्ट एक्ट था, इसमें क्या होता था, इम्पोज हाई टैक्स साल्ट पे हुए थे। या पार्टीशन एक्ट जिसने डिवाइड किया इंडिया को 2 हिस्सों में। या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जिसने सेंसरशिप लाई, या न्यूज़पेपर्स पे सेंसरशिप लाई। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोलट एक्ट के खिलाफ इसने स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट एनी रीजन इम्प्रिजन किया जाता था और 2 साल तक कोई ट्रायल का उनका कोई वो नहीं दिया जाता था ऑप्शन। नेक्स्ट, On April 13, 1919, Jallianwala Bagh incident occurred. What was the main reason for gathering of the people at Jallianwala Bagh that day? आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ठीक है, आप लोग उसमें उस बाग में जमा हुए थे। आपको बताया रीज़न क्या था वहाँ जमा होने का। ठीक है, टू सेलिब्रेट द एनुअल बैसाखी, वो इसलिए जमा हुए थे क्योंकि बैसाखी का दिन था, फेयर था, इसलिए जमा हुए थे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जमा हुए थे क्योंकि जलियांवाला बाग हुआ था उसके खिलाफ हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन दिखा रहा है क्यों हुआ था, रीज़न क्या हुआ था, वो वहाँ जमा हुए थे, यानी कि इसके बाद ही ये जलियांवाला बाग हुआ था। बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर सी, टू अटेंड ए मीटिंग, एक मीटिंग अटेंड करनी थी इनको
डी टू सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए लोग जमा हुए थे बाग में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टू सेलिब्रेट द एनुअल बैसाखी फेयर। नेक्स्ट, What was the role of General Dyer in the Jallianwala Bagh incident on 13 April? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। इसमें बताना है आपको जनरल डायर का क्या रोल रहा, उसने क्या ऐसा रोल प्ले किया इस जलियांवाला बाग में। ही गेव अ स्पीच अर्जिंग पीपल टू मेंटेन पीस। उसने लोगों को स्पीच दिया और उनको कहा भाई साहब आप लोग ना पीस मेंटेन करें, ठीक है। नेक्स्ट, बी ऑप्शन क्या है? ही ब्लॉक्ड द एग्जिट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। उसने क्या किया? उसने जितने भी एग्जिट्स थे जहाँ से लोग बाहर जा सकते थे उन सबको क्लोज करके अपनी आर्मी को कहा चले फायरिंग स्टार्ट कीजिए। ही लेड क्राउड इन ए पीसफुल प्रोटेस्ट। उसने क्राउड को लीड किया था पीसफुल प्रोटेस्ट में। डी, ही अरेस्ट ऑल द प्रोटेस्टर्स। उसने सब प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, ही ब्लॉक्ड एग्जिट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड जनरल डायर क्लेम वाज हिज ऑब्जेक्टिव इन ओपनिंग फायर ऑन द क्राउड एट जलियांवाला बाग? जनरल डायर ने कौन सा रीजन या कौन सा ऑब्जेक्टिव क्लेम किया इस फायरिंग के पीछे कि मैंने फायरिंग यहाँ की जलियांवाला बाग में, क्यों की, क्या उसने रीजन दिया? टू डिस्पर्स द क्राउड पीसफुली, कि मैं डिस्पर्स करना चाहता था पीसफुली क्राउड को, मतलब उनको हटाना चाहता था उस जगह से वो जमा हुए थे, ठीक है। तो पीसफुली अगर करना था तो पीसफुली कहाँ था? आपने तो उनको गोलियां चला दी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। बी, टू पनिश द प्रोटेस्टर, मैं प्रोटेस्टर्स को पनिश करना चाहता था। सी, टू प्रोड्यूस मॉरल इफेक्ट क्रिएट टेरर अमंग द सत्याग्रहीज, मैं एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था, प्रोड्यूस करना चाहता था। और वो मॉरल इफेक्ट क्या था? कि टेरर क्रिएट करे सत्याग्रहीज, जितने भी प्रोटेस्ट करते थे या सत्याग्रहीज थे उनके दिमाग में टेरर क्रिएट करना चाहता ताकि वो दोबारा कोई भी प्रोटेस्ट ब्रिटिश के खिलाफ ना करे। डी, टू मेंटेन ऑर्डर एंड सेफ्टी ड्यूरिंग द फेयर, मेंटेन ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन किया जाए इस त्योहार के टाइम पर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ये खौफ क्रिएट करना चाहता था लोगों में। नेक्स्ट, Why was खिलाफत कमेटी formed in Bombay in मार्च 1919? मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी को बनाया गया था बम्बई में, क्यों? आपको ये बताना है। ए, टू अपोज द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपोज करने के लिए ये बनाई गई थी। बी, टू डिफेंड ओटोमन एम्पायर स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल पावर्स, आपको जैसे पता है 1990 के बाद ओटोमन एम्पायर हार गया था, उसके बहुत से टेरिटरीज छीने गए थे, उसमें कुछ टेरिटरीज इंपॉर्टेंट थी मुसलमानों के लिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस ज़िमन में इसको बनाया गया था। या ऑप्शन सी, टू प्रमोट ट्रेड विद टर्की, ट्रेड टर्की के साथ प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। या डी, टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री अपराइजिंग, एक मिलिट्री अपराइजिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये बनाया गया था खिलाफत कमेटी। किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ओटोमन एम्पायर स्पिरिचुअल टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए। नेक्स्ट, which two brothers played a key role in initiating the discussion with Mahatma Gandhi regarding mass agitation on खिलाफत issue? कौन दो भाई ऐसे थे जिनने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कशन किया कि हमें एक मास एक्शन लॉन्च करना है खिलाफत इशू पे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, या बी सरदार पटेल थे, बाल गंगाधर तिलक, या सी ऑप्शन मोहम्मद अली एंड शौकत अली, या डी ऑप्शन मौलाना आज़ाद एंड राजेंद्र प्रसाद? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट, What discussions was taken at the Kolkata session of the Congress in September 1920? September 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें कौन सी डिसीजन ली गई? ए, टू डिमांड इमीडिएट इंडिपेंडेंस, हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। बी, टू बिगिन सिविल डिसोबीडियंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च की जाए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। सी ऑप्शन, टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाए किसके सपोर्ट में? खिलाफत इशू और स्वराज आज़ादी के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन, टू क्रिएट सेपरेट मुस्लिम स्टेट, या सेपरेट मुस्लिम स्टेट क्रिएट किया जाए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिड महात्मा गांधी राइट द फॉलोइंग इन 1909? कि आपको बताना है कौन सी टेक्स्ट महात्मा गांधी ने जो लिखी थी 1909 में, उसने ये चीज़ें कही। क्या? ब्रिटिश रूल वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंडियाज कोऑपरेशन, ही बिलीव्ड दैट इंडिया स्टॉप्ड कोऑपरेट, इफ इंडिया स्टॉप्ड कोऑपरेटिंग ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। कि उस किताब में क्या कहा गांधी जी ने कि ब्रिटिश रूल जो टिका हुआ है हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तानियों की ही वजह से टिका हुआ है, क्योंकि हम इनको कोऑपरेट करते हैं इनके रूल में, यहाँ हुकूमत करने में। तो गांधी जी का मानना क्या था? अगर हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे या बंद करेंगे कोऑपरेट करना, ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा विद इन ईयर में, और हम आसानी से अपनी फ्रीडम गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये किस टेक्स्ट में गांधी जी ने कहा, ये बताना है। ए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी, सॉरी यहाँ डी लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए बी था। ए, सी, हिंद स्वराज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
who told extensively through the summer 1920 to mobilize support for non cooperation movement। कौन कौन से बंदे ऐसे थे जो पूरे समर में 1920 में गांव से गांव, ज़िले से ज़िले, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि सपोर्ट मिले, मोबिलाइज लोगों को किया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन सुभाष बोस, या बी ऑप्शन गांधी एंड शौकत अली, या सी ऑप्शन पटेल तिलक, या डी ऑप्शन मौलाना आज़ाद राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, गांधी जी एंड शौकत अली। नेक्स्ट, in Awadh, who led the peasant movement against the high rent cesses demanded by the तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स ना क्या करते थे, लोगों से, जमींदार से, पीजेंट से टैक्सेस ज्यादा चार्ज करते थे अवाध में। इसके खिलाफ एक मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट छेड़ दी गई थी। ठीक है, आपको बताना है किसने स्टार्ट की थी ये पीजेंट मूवमेंट अवाध में। सरदार पटेल, बाबा रामचंद्र, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट, व्हाट इज बेगार। आपको बताना है बेगार है क्या। बेगर, इसको बेगर मत समझिएगा, ठीक है, भिकार या भिकारी भिकारी वो नहीं समझिएगा, ये बेगार है। बेगार का माने क्या थे, ठीक है। ए, टैक्स ऑन क्रॉप्स, ये टैक्स था क्रॉप्स पे। फ्री एजुकेशन सर्विस थी। या सी, ये एक फोर्सड लेबर था जो विलेजर्स को प्रेशराइज किया जाता था, आप हमारा काम कीजिए, आपको उसके लिए पे कुछ नहीं मिलेगा। या डी, ट्रेड बिटवीन द विलेजेस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज फोर्सड अनपेड लेबर, यानी कि एक फोर्सड लेबर था जिसके लिए लोगों को कुछ नहीं दिया जाता था इन रिटर्न में। नेक्स्ट, by October 1920, which organization was formed in Awadh by the leaders like जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने 1920 अक्टूबर में एक पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अवाध में। उसके उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। स्वराज पार्टी, किसान यूनियन, अवाध किसान सभा, या अवाध फार्मर्स लीग। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज अवाध किसान सभा। नेक्स्ट, what restrictions did the Inland Immigration Act of 1859 impose on the plantation workers। plantation workers जो थे उन पे एक restrictions impose करता था एक एक्ट जो ब्रिटिश ने लाया था, Inland Immigration Act of 1859। आपको बताना है वो कौन सी restrictions थी। ठीक है, ठीक है। ए, दे हैड टू पे अ टैक्स टू वर्क, इनको टैक्स पे करना था वर्क के लिए। बी, दे कुड नॉट फॉर्म यूनियंस, ये यूनियंस बिल्कुल भी नहीं बना सकते। सी, दे वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, ये टी गार्डन्स को छोड़ के नहीं जा सकते थे अनटिल एंड अनलेस इनको ब्रिटिश टी प्लांटर्स एलो नहीं करते थे, एलो नहीं करे। ठीक है। डी, दे वर फोर्स्ड टू ज्वाइन द आर्मी, इनको फोर्स किया जाता था आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इनको अलाउ नहीं किया जाता था कि आप टी गार्डन्स छोड़ के जाए। ठीक है। नेक्स्ट, what happened to Lala Lajpat Rai during the peaceful demonstration against the Simon Commission। ब्रिटिश ने साइमन कमीशन अपॉइंट किया, उसको हिंदुस्तान भेजा, उसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसके दौरान लाला लाजपत के साथ क्या इंसिडेंट ऐसा हुआ ये आपको बताना था। ही वॉज अरेस्टेड बाई ब्रिटिश पुलिस, उसको ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया। या बी ऑप्शन, ही वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर ब्रेवरी, उसको मेडल दिया गया ब्रेवरी के लिए। या सी ऑप्शन, ही वॉज असल्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस एंड सकम्ड टू हिज इंजरीज, उसको ब्रिटिश, जब वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था उसको ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी वजह से उसकी लेटर ऑन डेथ हुई। डी ऑप्शन, ही वाज गिवन परमिशन टू स्पीक एट द डेमोन्स्ट्रेशन, उसको इजाजत दी गई थी, परमिशन दिया गया था कि आप बोलिए डेमोन्स्ट्रेशन पे जो आपको बोलना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही वाज असल्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस एंड सकम्ड टू हिज इंजरीज। नेक्स्ट, What action did Mahatma Gandhi take after the violent clash at चौरा चौरी in 1922। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हिंदुस्तान में। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीक पे चली गई अपनी। ठीक है, आपको बताना है महात्मा गांधी ने, एक इंसिडेंट हुआ, वायलेंट क्लैश हुआ चौरा चौरी में, ठीक है, गोरखपुर में इन 1922। इस एक्शन को देखकर, इस क्लैश को देखकर, एक वायलेंट क्लैश को देखकर महात्मा गांधी ने क्या किया, कौन सा एक्शन लिया नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड। ही एस्केलेटेड द नॉन कॉपरेशन, उसने कहा बढ़िया हुआ, बहुत जबरदस्त, हम इस नॉन कॉपरेशन को और बढ़ाएंगे। ठीक है। बी ऑप्शन, ही कॉल फॉर ए नेशन वाइड स्ट्राइक, उसने नेशन वाइड स्ट्राइक दी कि ऐसा नहीं होना था। ठीक है। सी ऑप्शन, ही कॉल्ड हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ किया, बंद किया, कहा कि चौरा चौरी में जो इंसिडेंट हुआ, वायलेंट क्लैश हुआ, जहां पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाया गया, ये मेरे मूवमेंट या ये मेरे स्ट्रगल का एक पार्ट नहीं है। इस तरह मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, इसलिए उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ किया, बंद किया। ठीक है। या डी ऑप्शन, ही लेड ए प्रोटेस्ट मार्च इन चौरा चौरी, उसने प्रोटेस्ट मार्च किया चौरा चौरी में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ही कॉल्ड हॉल्ट, उसने मूवमेंट को ऑफ किया। नेक्स्ट, इन
In 1928, Vallabhbhai Patel led Bardoli Satyagraha in Gujarat. What was the primary issue that triggered this movement? 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली सत्याग्रह लॉन्च किया गुजरात में। आपको बताना है इसका प्राइमरी इशू क्या था, किस बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था। इंट्रोडक्शन न्यू फॉरेस्ट लॉ, इंट्रोडक्शन न्यू फॉरेस्ट लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ये एक प्रोटेस्ट था साइमन कमीशन के खिलाफ। एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज किया गया था बरदोली में, इसकी वजह से वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया। डी डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ये एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने वहां लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया था, इसी के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली में सत्याग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट, who wrote the two prominent who were the two prominent leaders who founded the Swaraj Party in 1922? यहाँ पर 23 होना चाहिए, 1923, सॉरी यहाँ 22 हुआ है। आपको बताना है कौन से दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1923 में। ए महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, बी मोतीलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, सी CR दास मोतीलाल नेहरू, या डी आपका बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। Next, the statutory commission appointed by the Tory government in Britain to review the constitutional system in India was headed by whom? आपको बताना है कमीशन अपॉइंट किया गया था टोरी गवर्नमेंट ने ब्रिटिश में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है इंडिया में उसको देखा जाए, कि रिव्यू किया जाए कि वहाँ डेवलपमेंट्स हुई, क्या हुई, किस तरह क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, आपको बताना है इसको अपॉइंट, इसको हेड कौन कर रहा था। ठीक है, या इस कमीशन का नाम क्या था। ठीक है, उसी के नाम से इसको नाम भी पड़ा था। आपको बस सिंपली बताना इस कमीशन को हेड कौन कर रहा था। लॉर्ड इरविन, क्लेमेंट एटली, सर जॉन साइमन, एडवर्ड मॉन्टेग। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इस कमीशन को दूसरा नाम था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जब नाम था, इसका जो हेड कर रहा था तो फिर वो था सर जॉन साइमन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23. Why did Indians oppose Simon Commission appointed in 1927? 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। आपको बताया इंडिया ने इसको अपोज क्यों किया, इंडियंस ने इसको अपोज क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया। पहला ऑप्शन है ए, इट एम टू डिवाइड बंगाल अगेन, इसने एम किया था बंगाल को फिर से डिवाइड किया जाए। बी, इट सपोर्टेड प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंस, इसने प्रिंसली स्टेट्स को सपोर्ट किया और ब्रिटिश प्रोविंसेस। सी, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, इसके जो सातों के सातों मेंबर थे कमीशन के वो ब्रिटिश थे और एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियंस ने इसको रिजेक्ट किया। डी, इट रिकमेंडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस, इसने रिकमेंड किया कि जल्दी से जल्दी इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसमें एक भी मेंबर हिंदुस्तान का नहीं था, इसलिए इंडियंस ने इसको रिजेक्ट किया, अपोज किया। नेक्स्ट, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।